गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइनोबैक्टीरिया चल रहा है और मैं आपको आज बताऊंगा हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिका में अंतर क्या होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत बार पूछा भी जाता है। हेटेरोसिस्ट और जो नॉर्मल कोशिका है, सामान्य कोशिका जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, इनमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हेटेरोसिस्ट का आकार जो है वो कैसा होता है, आकार इसका कैसा होता है, बड़ा होता है, आकार इसका बड़ा होता है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव कोशिका है इसका आकार छोटा होता है। दूसरी बात, कोशिका भित्ति मोटी और उसकी पतली होती है। इसमें सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, मोटी होती है, त्रिस्तरीय होती है। मैंने आपको बताया था हेटेरोसिस्ट में कैसी होती है, ये त्रिस्तरीय होती है। सबसे बाहर फाइबर्स लेयर होता है, बीच में होमोजीनस होता है और सबसे अंदर लेमिनेट लेयर होती है। तो इस प्रकार से इनकी तीन भित्तियाँ मिलकर, तीन मोटी भित्तियाँ मिलकर एक मोटी भित्ति बना लेती हैं। जबकि जो कायिक कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति इसमें तो मोटी होगी और उसमें वेजिटेटिव कोशिका में कैसी होती है, पतली होती है। जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, स्मागी, पारदर्शी और हल्के पीले होते हैं, ठीक है। इसमें जो भरण पदार्थ हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भरण पदार्थ कैसे होते हैं, स्मागी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, वह हल्के पीले होते हैं। ये समांगी और पारदर्शी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो हेटेरोसिस्ट बनती है वो कायिक कोशिका से बनती है, तो जो इसका कोशिका द्रव्य है उसमें सघनता नहीं रह पाती है और वो पारदर्शी हो जाता है, ठीक है। यानी उसके जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, भित्ति की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से इसका कोशिका द्रव्य सघन नहीं रहता है, सामान्य कोशिका से ही हेटेरोसिस्ट बनती है। इस प्रकार का जो कोशिका द्रव्य में परिवर्तन है वो इसके भरण पदार्थों को कैसा बना देता है, स्मागी, पारदर्शी और हल्का पीला बना देता है। भरण पदार्थों से मतलब कोशिका द्रव्य ही होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये सघन रूप से कणिका में होता है। इसका मतलब ये है कि ये कायिक कोशिका है, तो कायिक कोशिका में सघन रूप से कणिका में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर साइनोफाइशियन कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं, जो कि संचित भोज्य पदार्थ होती हैं। इसके अलावा पॉलीहेड्रल बॉडीज़ होती हैं, पॉलीफॉस्फेट कणिकाएं होती हैं, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के कोशिका द्रव्य को क्या कर देते हैं, सघन कर देते हैं, कणिका में कर देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ कायिक कोशिका में सघन रूप से क्या पाया जाता है, कणिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें हम जो थाइलेकोइड हैं, थाइलेकोइड ये या तो कम होते हैं, ठीक है, कम या फिर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, या फिर अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा और उपस्थित होते हैं, ठीक है, प्लस व ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो कायिक कोशिका है वहाँ पर तो उपस्थित ही रहेंगे थाइलेकोइड। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कायिक कोशिका से हेटेरोसिस्ट कोशिका का विकास होता है, तो थाइलेकोइड कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और एक छत्ते की तरह संरचना बना लेते हैं। संख्या में ये कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नोड्यूल है, पोलर नोड्यूल, मैंने आपको बताया था कि जो पोलर नोड्यूल है वो कहाँ होती है, पोलर नोड्यूल इसके अंदर होती है हेटेरोसिस्ट में, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये अनुपस्थित होती है, ये आपको याद रखना है। पोलर नोड्यूल किसमें होती है, हेटेरोसिस्ट कोशिका में होती है। जैसे ये हेटेरोसिस्ट कोशिका है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोलर नोड्यूल है ये वाला, ये इसकी मोटी भित्ति है और ये इसके पोलर नोड्यूल हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके पोलर नोड्यूल हैं। तो पोलर नोड्यूल इनके अंदर पाए जाते हैं। छत्ते की संरचना थाइलेकोइड की बनी होती है। ये थाइलेकोइड जो है ये छत्ते की तरह हो जाता है इसके, और इसके चारों तरफ ये वाली जो है ये इसकी मोटी भित्ति होती है, ठीक है। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य इसका स्मागी और कैसा हो जाता है,
पारदर्शी हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और इधर हम देखें ये कायिक कोशिका है, तो कायिक कोशिका जो है इस प्रकार की कोशिका होती है और उसमें देखिए उसकी आकृति जो है वो अंडाकार भी हो जाती है, लेकिन इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी गोल आकृति होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम बहुत सारी मात्रा में होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये राइबोसोम है, ठीक है। थाइलेकोइड होती हैं, इस प्रकार से बिखरी हुई बहुत सारी थाइलेकोइड होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और डीएनए होता है यानी केंद्रक होता है इसका। कोशिका द्रव्य सघन होता है, इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, साथ ही साथ और क्या होती हैं, कणिकाएं होती हैं, इस प्रकार से कणिकाएं हैं, ठीक है। तो ये कायिक कोशिका है। तो दोनों में अंतर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला अंतर क्या आता है कि जो साइनोफाइशियन, पॉलीफास्फेट, पॉलीहेड्रल बॉडीज ये सब यहाँ पर अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इसके अलावा पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल और इसके अलावा पॉलीहेड्रल बॉडीज एब्सेंट होती हैं। कहाँ पर, हेटेरोसिस्ट में एब्सेंट होती हैं ये तीनों, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, कायिक कोशिका में ये पाई जाती हैं, क्योंकि कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य कैसा है, सघन होता है और वहाँ पर ये सारी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रिक्तिकाएँ जो हैं वो भी एब्सेंट होती हैं, वॉक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर वॉक्यूल्स पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला अंतर क्या है, वर्णक बहुत कम मात्रा में होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट्स एब्सेंट ही होते हैं, लगभग एब्सेंट ही होते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट जो अंतर है वो है इसके अंदर, और देखेंगे हम, पहले हम इनको देख लेते हैं। हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिका में अंतर, आकार बड़ा होता है हेटेरोसिस्ट का, आपके सामने है ये वाली कोशिका, कोशिका भित्ति इसकी मोटी होती है, जबकि वेजिटेटिव कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होती है। इसमें भरण पदार्थ समांगी, पारदर्शी और हल्के पीले होते हैं, क्योंकि भरण पदार्थों का क्या हो जाता है, धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, और उधर वो सघन रूप से कणिका में रहते हैं, इसलिए सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। थाइलेकोइड हेटेरोसिस्ट में कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, होते ही हैं वैसे तो, क्योंकि ये छत्ते की आकृति बना लेते हैं जो ध्रुव हैं वहाँ पर जाकर के, तो कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये अनुपस्थित जो है वो बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। पोलर नोड्यूल हेटेरोसिस्ट में तो होते हैं परंतु वेजिटेटिव कोशिका में नहीं होते हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, पॉलीफॉस्फेट, पॉलीहेड्रल बॉडीज ये सब हेटेरोसिस्ट में एब्सेंट होती हैं, जबकि कायिक कोशिका में प्रेजेंट होती हैं। वॉक्यूल और पिगमेंट हेटेरोसिस्ट में नहीं होते हैं, जबकि वेजिटेटिव कोशिका में होते हैं। और क्या अंतर है, और अगला जो इम्पोर्टेंट अंतर है वो ये है कि जो हेटेरोसिस्ट है वो N2 फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजिनेज, कौन सा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो कि N2 फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है, जबकि वेजिटेटिव कोशिका N2 फिक्सेशन नहीं करती है। ये आपको याद रखना है, ये N2 फिक्सेशन नहीं करती है। तो केवल हेटेरोसिस्ट कोशिका में N2 फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और जो केंद्रकीय पदार्थ है वो इसमें तो अव्यवस्थित होते हैं और वहाँ पर व्यवस्थित होते हैं केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है, ये तो हो गए अंतर। लैंगिक जनन, तो देखिए लैंगिक जनन, तो नील हरित शैवालों में लैंगिक जनन नहीं होता है, पहली बात तो ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कौन सा नहीं होता है, इसमें सत्य लैंगिक जनन नहीं होता। कौन सा नहीं होता, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हरदर्शन कुमार, उसने
एक एनासिस्टिस सेवाल में हरदर्शन कुमार, इसने 1962 में एनासिस्टिस, ये एक जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी जाति है निडुलेंस, इसमें परालैंगिकता के बारे में बताया था। ठीक है, निडुलेंस में पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया। तो पैरासेक्सुअलिटी क्या है? देखिए, पैरासेक्सुअलिटी जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि पैरासेक्सुअलिटी जो है वो एक तरह के ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर सत्य लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होता, केवल डीएनए, आरएनए और जो भी संबंधित केंद्रकीय पदार्थ है उसका केवल ट्रांसफ़र होता है या उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से सीना ने भी ये भी बताया था सिलेंड्रोस्पर्मम में कि इस प्रकार का रिकॉम्बिनेशन गुण जो है वो प्रोफेसर कुमार की जो पैरासेक्सुअलिटी की खोज है उसको ये बता चुका है। तो इसमें देखिए पैरासेक्सुअलिटी में कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, डीएनए का क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसडक्शन हो सकता है और कंजुगेशन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से रूपांतरण, पारकर्मण और संयुग्मन, इन विधियों द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है। तो देखिए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण की क्रिया होती है, प्लाज्मिड के थ्रू होती है, जो वेक्टर होता है वो लेकर के जाता है। इसी तरह से ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन की क्रिया भी होती है। जैसे कंजुगेशन की क्रिया में एक प्लस और एक माइनस प्रभेद होता है, तो माइनस प्रभेद मादा होती है, प्लस प्रभेद नर होता है। तो नर से डीएनए मादा में जाएगा और मादा को भी क्या बना देता है? नर बना देता है। तो इस तरह से इनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी की खोज प्रोफेसर हरदर्शन कुमार ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए फ्रिस ने इसको 5 ऑर्डर में डिवाइड किया है। किसको? साइनोबैक्टीरिया को F.E. फ्रिस ने कितने ऑर्डर में डिवाइड किया है? साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन में देखें हम, F.E. फ्रिस ने इन्हें 5 ऑर्डर में बांटा है। कितने ऑर्डर में? 5 में। ठीक है, पहला आता है नंबर 1, वो आता है क्रूकोकैलीज। कौन सा? क्रूकोकैलीज, ये इसका पहला ऑर्डर है। तो इसमें देखिए इनमें जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित कॉलोनी में होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं अनियमित कॉलोनी में होती हैं। दूसरा जो आता है केमीसाइफोनेलीज है। नंबर 2 जो है वो है केमीसाइफोनेलीज, नंबर 2 इसमें आता है। और नंबर 3 जो है प्लूरो, इसमें देखिए थैलस में स्पष्ट पोलैरिटी पाई जाती है। जो कीमोसाइफोनेलीज है इनके अंदर पोलर नोड्यूल से मतलब है यहाँ पर पोलैरिटी स्पष्ट होती है। बहिर्बीजाणु और एग्जोस्पोर, एंडोस्पोर बनते हैं और ये अधिपादपी होते हैं। केमीसाइफिन जो होते हैं वो अधिपादपी होते हैं। फिर है प्लूरोकैप्सैलीज, नंबर 3 क्या है? प्लूरोकैप्सैलीज। इनमें क्या होता है? हेटेरोसिस्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें हेटेरोसिस्ट एब्सेंट होता है, ये हेटेरोसिस्ट रहित तंतु होते हैं। ठीक है, चौथा आता है नोस्टोकैलीज, जिसके बारे में हम इसके 2 मेंबर पढ़ेंगे आगे। नंबर 4 क्या है? नोस्टोकैलीज ऑर्डर है जिसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, परंतु कुछ कुलों में इसका भी अभाव होता है। नोस्टोकैलीज में भी होता है, कुछ कुलों में इसका अभाव। और नंबर 5 है स्टीगोनिमेटेलीज। नंबर 5 है स्टीगोनिमेटेलीज, ये नंबर 5 है। तो इस तरह से 5 ऑर्डर इसके बांटे गए हैं। तो नोस्टोकैलीज के 2 मेंबर हम पढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले आता है ओसिलेटोरिया। तो हम साइनोबैक्टीरिया में पहला मेंबर पढ़ने वाले हैं ओसिलेटोरिया। अब मेंबर की शुरुआत हो चुकी है। अब एक क्लास पढ़ेंगे, फिर उसका मेंबर, एक क्लास उसका मेंबर, इस तरह से चलेगा। अब तो देखिए ओसिलेटोरिया,
इसका नाम ओसिलेटोरिया क्यों रखा गया है? क्योंकि ये ओसिलेरी टू स्विंग, दोलन का जो है वर्ड, उससे इसका नाम लिया गया है। फ्रिस ने इसका क्लासिफाइड किया इसको, तो इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन F.E. फ्रिस के अनुसार, ठीक है, F.E. फ्रिस 1941 के अनुसार, ठीक है, 1941 के अनुसार, 45 के अनुसार है, सॉरी 45 के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके क्लासिफिकेशन में इसका जो किंगडम है वो क्या आ जाएगा? किंगडम तो आ जाएगा प्लांटी, ठीक है। फिर आ जाएगी डिवीज़न, डिवीज़न क्या आ जाएगी? एल्गी। तो किंगडम क्या हो गया? किंगडम तो हो गया प्लांटी। वैसे इसमें प्लांटी नहीं लिखेंगे, हम इसको सीधा ही लिख देते हैं। डिवीज़न क्या हो जाएगा इसका? एल्गी हो जाएगा। इसको एल्गी में रखा गया है, ठीक है, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इसे एल्गी से भी निकाल दिया। तो हम इसलिए इसका सीधा क्लासिफिकेशन जब बताते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? क्लास से शुरुआत करते हैं। तो क्लास इसकी क्या है? साइनोफाइसी, ठीक है, क्लास इसकी साइनोफाइसी है। क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है इसका नोस्टोकैलीज। फिर आती है फैमिली, फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? ओसिलेटोरिएसी, ये इसकी फैमिली हो गई। जीनस क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा ओसिलेटोरिया, ये इसका जीनस हो गया। और उसके बाद इसकी कुल जातियाँ इसकी बहुत सारी हैं, जैसे प्रोलिफिका है, लाइमोसा है, एनी है, कर्वीसेप्स है। जातियों के बारे में हम देखेंगे आगे। तो देखिए ये तो इसका क्लासिफाइड सिस्टम हो गया। आगे चलते हैं ओसिलेटोरिया की हैबिट के बारे में। हैबिट में देखिए एक अशाखित अनब्रांच्ड फिलामेंट है ये, ठीक है, अनब्रांच्ड फिलामेंट। ये अनब्रांच्ड फिलामेंट इस तरह से होता है, देखिए ये इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, यानी कि ये शाखित नहीं होता है, केवल एक ही तंतु होता है। इस तरह से इसकी कोशिकाएं जो हैं तो केवल एक तंतु के रूप में पाया जाता है। तो इसमें श्लेष्मिक आवरण बहुत पतला होता है। जो इसका बाहर का जो आवरण है इसके चारों ओर, जैसे मैंने आपको बताया था कि नोस्टॉक में तो क्या होता है, इसके चारों ओर इस तरह से जो आवरण है वो दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इतना बारीक आवरण होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें देखिए प्रकृति इसकी कैसी हो जाती है? अनब्रांच्ड फिलामेंट है ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि ओसिलेटोरिया ब्रांच्ड होता है कि अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। आगे है हैबिटेट, इसका आवास क्या है? हैबिट के बाद आवास में देखिए इस शैवाल में अधिकतर जो जातियां हैं वो कैसी होती हैं? अलवणीय होती हैं। अलवणीय लेकिन प्रदूषित जल में पाई जाती है, यानी फ्रेश वाटर नहीं कहते, हम उसको नॉन सेलाइन वाटर कहेंगे, जो कि अलवणीय वाटर है, पॉल्यूटेटेड, ठीक है, नॉन सेलाइन वाटर, ठीक है, इन जो पॉल्यूटेटेड है, पॉल्यूशन जिसके अंदर है, ऐसे अलवणीय जल में ये पाई जाती है। देखिए अलवणीय जल, फ्रेश वाटर जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो जो बहता हुआ जो रनिंग वाटर है, ठीक है, बहता हुआ जो जल है वो साफ़ होता है, उसके साफ़ होने की संभावना 80% 90% तक होती है। लेकिन रुका हुआ जल जो है वो कैसा होगा? वो पॉल्यूटेटेड होता है, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के जीवाणु, कई तरह के वायरस, ये सारे इसके अंदर रहते हैं। तो यह नम मृदा में भी पाया जाता है, छिछले गड्ढों, पोखरों, जो ताल हैं उनके तलों में ओसिलेटोरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ठहरे हुए जल में पाया जाता है, ऐसे ठहरे हुए जल में पाया जाता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अपघटित बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, यानी कि प्रदूषित जल ही हो गया एक तरह से। प्रदूषित जल में इसकी वृद्धि तेज़ होती है, ठीक है। तो एक प्लावी जाति भी है इसकी, जो फ्लोटिंग स्पीसीज है, इनमें देख लेते हैं कौन कौन सी है। फ्लोटिंग स्पीसीज में कौन सी आती है? जो प्लावी जाति है, जो तैरने वाली जाति है, ठीक है, प्लावी जाति इसको हम कहते हैं
ये प्लावी जाति है। तो प्लावी जाति कौन सी है? प्रोलिफिका। प्रोलिफिका जो है इसकी प्लावी जाति है, ठीक है। ओसिलेटोरिया प्रोलिफिका इसकी क्या है? प्लावी जाति है। ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से। और अन्य जातियां इसकी कौन कौन सी हैं? जैसे सैंक्टा है, लाइमोसा है, ठीक है। अन्य जैसे ओसिलेटोरिया सैंक्टा, ओसिलेटोरिया लाइमोसा, ठीक है। लाइमोसा इसकी एक जाति है। एनी कर्वीसेप्स ये भी इसकी जाति है, ठीक है। ओसिलेटोरिया एनी, इसके अलावा ओसिलेटोरिया कर्वीसेप्स ये इसकी जाति है, ठीक है। और भी इसकी जातियां हैं जैसे रवाई है, ठीक है, विजागा पेंटेंसिस है, डिक्लेरेटा है, विजागा पेंटेंसिस, ठीक है, और डिक्लेरेटा ये भी इसकी जाति है। इसके अलावा और भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है। जैसे ओसिलेटोरिया एक्यूमिनेटा भी है, ठीक है, एक्यूमिनेटा ये भी इसकी जाति है। अब देखिए भारत में कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में एक तो ये पाई जाती है प्रोलिफिका, ठीक है। इसके अलावा एनी पाई जाती है, कर्वीसेप पाई जाती है, विजागा पेंटेंसिस पाई जाती है। ये वैजाग जो है वहाँ पर उड़ीसा में उधर की ओर ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक्यूमिनेटा भी पाई जाती है और डिक्लेरेटा भी पाई जाती है। ये पाई जाती है भारत में पाई जाने वाली जातियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं इसके थेलस में। थेलस कैसा होता है? ये जातियों के नाम आपको कम से कम प्रत्येक मेंबर के जो एल्गी में जातियों के नाम हैं, कम से कम 5 जातियों के नाम आपको याद रहने चाहिए। 2 जातियों के आपसे पूछा जा सकता है, ओसिलेटोरिया की 2 जातियों के नाम लिखिए, 2 भारतीय जातियों के नाम लिखिए। इस तरह से 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी जातियां हैं। फ्लोटिंग स्पीसीज जो है वो तो है प्रोलिफिका, सैंक्टा, लाइमोसा, एनी, कर्वीसेप, विजागा पेंटेंसिस, डिक्लेरेटा और एक्यूमिनेटा। इस तरह की जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं। आगे चलते हैं थैला स्ट्रक्चर में। तो देखिए इसका जो थैला स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ओसिलेटोरिया का थैला स्ट्रक्चर है। अगर बहुत सारे अगर हम बनाएं इस तरह से, शाखित तंतु नहीं है लेकिन एक साथ ये ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके सामने है इस प्रकार से ये वेजिटेटिव कोशिकाओं से होते हैं बने हुए। और इसकी अगर हम कोशिका देखें तो देखिए किस प्रकार की होती हैं कोशिकाएं। ये इसके अंदर कैलिप्ट्रा होता है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। और फिर इसकी वेजिटेटिव कोशिकाएं आ जाती हैं। ये इसकी वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं। इस प्रकार का ये तंतु होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैलिप्ट्रा, ठीक है। ये कैलिप्ट्रा है। और नीचे जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। ये है जैसे, तो ये इसका एक तंतु है नोस्टॉक का,
ठीक है। तो ये कोशिकाएं पिगमेंट और ट्राइकोम, इनको हम ये पूरे को हम क्या कहते हैं, ये ट्राइकोम है। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर की ओर जो झिल्ली होती है, झिल्ली का मतलब ये श्लेष्मिक पदार्थ वो इतना महीन होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये हैं सेल्स और ये है पिगमेंट इसमें। तो ये एक तंतु है, ये फिलामेंट या एक ट्राइकोम है। ओसिलेटोरिया तंतु को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ये ट्राइकोम ऑफ ओसिलेटोरिया, ये इसका एक तंतु है। इसी तरह से अगर हम इसकी बड़ी फॉर्म बना के देखें कोशिका की, तो हमें किस तरह की दिखाई देती है कोशिका, देख लेते हैं। इस प्रकार से ये इसकी बड़ी फॉर्म है कोशिका की। ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे हम कोशिका भित्ति होती है, क्रोमोप्लाज्म होता है, सेंट्रोप्लाज्म होता है और इंसिपिएंट जो न्यूक्लियस है इसका वो होता है। ये तो प्रारंभिक केंद्रक हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला जो भाग है इसका, ये क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो सारा नहीं होता है, इसलिए क्रोमोप्लाज्म इसको हम कह सकते हैं। ये सेंट्रोप्लाज्म होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो मध्य वाला सेंट्रोप्लाज्म और एक बाहर वाला क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पिगमेंट भी होते हैं इसके अंदर, और इसे हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रारंभिक केंद्रक होते हैं इनके अंदर, क्योंकि सत्य केंद्रक तो इनके अंदर होते ही नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, और इनके देखिए कोशिकाओं के बीच बीच में है ना, जब हार्मोगोनियम का निर्माण होता है तो डिस्क का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, और कैलिप्ट्रा जो है ये अग्र संकीर्ण कोशिका, जो एक संकीर्ण कोशिका जो है वो कैलिप्ट्रा की, वो इस तरह से देखें हम, ये जो है अगर हम तंतु बनाएं इस प्रकार से, ये तो हमने बड़े बड़े बना दिए हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये अगर हम देखें तो इस प्रकार से एक संकीर्ण कोशिका होती है ऊपर की ओर। ठीक है, ये वाली, इसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। कैलिप्ट्रा का काम क्या होता है, कैलिप्ट्रा का काम गति में सहायता करना होता है। ठीक है, तो देखिए थैलस जो है वो एक पंक्तिक तंतु होता है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक ही पंक्ति का तंतु है, और इसमें एक श्लेष्मिक आवरण होता है बाहर की ओर जो कि दिखाई नहीं देता, इसीलिए ओसिलेटोरिया का तंतु ट्राइकोम कहलाता है, ना कि फिलामेंट। थैलस में सभी कोशिकाएं आकार और संरचना में लगभग एक समान होती है, परंतु कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर तंतु चौड़े होते हैं, जैसे ओसिलेटोरिया एनी। जो ऐसी ओसिलेटोरिया एनी जो है वो इस तरह से चौड़े तंतु होते हैं, यानी कि कोशिकाएं जो है वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि संकीर्ण कोशिकाएं होती हैं, जैसे एक्यूमिनेटा है, तो ये इस तरह से संकीर्ण तंतु भी पाए जाते हैं, यानी कि इतना चौड़ा कोशिका का भाग नहीं होता, संकीर्ण भाग होता है। कोशिकाएं अपनी लंबाई से अधिक चौड़ी होती हैं, अधिकतर जातियों में आप देख सकते हैं लंबाई तो कम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, प्रत्येक तंतु की ऊपरी कोशिका कैलिप्ट्रा होती है, जैसे ये वाली जो कोशिका है ये कैलिप्ट्रा होती है, जो उभयतल होती है, शंकु जैसी होती है। और तंतु अकेले या सहतियों में भी पाए जा सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं और इस प्रकार से कॉलोनी में भी तंतु पाए जा सकते हैं। तंतु की प्रत्येक कोशिका की संरचना कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप होती है, क्योंकि हम साइनोबैक्टीरिया को किस में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम जानेंगे साइनोबैक्टीरिया में ग्रोथ और उसके साथ साथ उसमें गति कैसे होगी। इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर नॉस्टॉक। तो आज के लिए बस इतना ही।